सभी को नमस्कार। मेरे पाठ्यक्रम प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती कारबीन और नाइट्रीन में आपका स्वागत है। अब तक हमने कारबीन के विभिन्न पहलुओं को सीखा है। अब हम कारबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक कारबीन प्रतिक्रियाओं में हमने जो सीखा है उसमें सबसे पहले हमने एडिशन रिएक्शन को सीखा और हमने वहां उसमें सीखा कि यदि कोई ओलेफिन या एल्काइन है तो वह साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते हैं। आगे हमने सम्मिलन प्रतिक्रियाओं के बारे में सीखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कारबीन है और कुछ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इन कारबीन को उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह बनता है। अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी हमने पिछली कक्षा में सीखी है, जिसमें कारबीन पर विभिन्न न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके पास RXH है तो यह कॉरेस्पॉन्डिंग कारबीन के साथ प्रतिक्रिया करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रोडक्ट बनाता है। अब आगे आज हम एक और प्रकार की प्रतिक्रिया सीखेंगे जिसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट कारबीन है जिसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं संभव है। उदाहरण के लिए यहाँ CH इंसर्शन रिएक्शन संभव है और साथ ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी संभव है। अगर हमारे पास यह कारबीन है जिसमें कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो CH इंसर्शन की संभावना अधिक है। इसके अतिरिक्त ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम इस सबस्ट्रेट को लेते हैं जिसमें कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, अब सॉसलर्स बेस की उपस्थिति में जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यह इस तरह से कारबीन मोइटी पैदा करेगा, क्लोराइड निकलेगा और फिर यह इस तरह से कारबीन बनाएगा। अब यदि हम इस कारबीन को देखें तो यहाँ कई संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए यहाँ CH इंसर्शन की संभावना है जिससे आपको साइक्लोप्रोपेनेशन दे सकता है।
या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की दो संभावनाएं हैं, जिसमें से एक में यह मिथाइल माइग्रेट कर सकता है और दूसरे में यह फिनाइल समूह रीअरेंज उत्पाद देने के लिए माइग्रेट कर सकता है। तो यह क्या बनाएगा? अगर एक बार आ जाता है तो यह माइग्रेट कर सकता है या यह माइग्रेट करता है तो एक अन्य उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो अब अगर यह माइग्रेट करता है तो उत्पाद क्या होगा? फिर यदि यह फिनाइल माइग्रेट करता है तो उत्पाद यह होगा और इसकी यील्ड 66% है। इसका मतलब यह प्रमुख उत्पाद है। जबकि अगर यह मिथाइल माइग्रेट करता है तो जाहिर है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो इन मामलों में जो पाया गया है वह बहुत कम मात्रा में है और यह भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि यह प्रमुख उत्पाद है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उत्पाद के रूप में क्यों बनता है? यदि हम माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड को देखते हैं तो फिनाइल रिंग में मिथाइल समूह या अल्काइल समूह की तुलना में अधिक माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड है और इस कारण से ही फिनाइल का माइग्रेशन अधिक है। इसके बाद हम एक और इसी तरह का उदाहरण देखेंगे। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग डायज़ो कंपाउंड प्रीकर्सर है। ठीक है, अब थर्मल स्थिति के अंतर्गत यह कॉरस्पॉन्डिंग कारबीन बनाएगा। अब एक बार जब यह कारबीन बन जाता है तो फिर से दो संभावनाएं हैं या तीन संभावनाएं हैं कि पहले साइक्लोप्रोपेनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो साइक्लोप्रोपेनेशन संभव है, या यहाँ पर दो समूह मिथाइल या फिनाइल जो रीअरेंज उत्पाद देने के लिए माइग्रेट हो सकते हैं। देखते हैं कि क्या होगा। तो वास्तव में पाया गया है कि यह उत्पाद 41% बना है, जो कि साइक्लोप्रोपेनेशन से बना है और यहाँ इंसर्शन हुआ है, जबकि रीअरेंजमेंट द्वारा अन्य दो उत्पाद भी बने हैं जो इस समूह या इस समूह के आने से बने हैं। यह कुछ भी हो सकता है, इसलिए यदि यह माइग्रेट करता है तो यह उत्पाद बनेगा, लेकिन केवल 9% है। जबकि जो उत्पाद फिनाइल माइग्रेशन से बनता है यह मुख्य उत्पाद है और यह 50% तक बनता है। तो इस प्रकार से आप
देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की संभावना है। इस विशेष सबस्ट्रेट जिसमें बीटा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, यह वास्तव में उत्पादों का मिश्रण देता है और इस मामले में, जैसा कि हमें उम्मीद थी, साइक्लोप्रोपेनेशन होता है। यहाँ माइग्रेशन की संभावना है और चूंकि यहाँ दो अलग-अलग प्रकार के समूह हैं जो रीअरेंजमेंट के लिए माइग्रेट होता है, वास्तव में यह देखना संभव है कि ये दोनों समूह माइग्रेट कर रहे हैं और एक मामले में फिनाइल समूह में माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड मिथाइल समूह की तुलना में अधिक है। यही कारण है कि फिनाइल समूह माइग्रेट होता है और यह अधिक मात्रा में उत्पाद देता है, जबकि जब यह मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होता है तो उत्पाद की मात्रा कम होती है, क्योंकि दोनों के माइग्रेटिंग एप्टिट्यूड में अंतर है। एक अन्य प्रकार के सबस्ट्रेट में, जहां फिर से डायज़ो कंपाउंड कार्बीन के प्रीकर्सर हैं, तो यह कंपाउंड कॉरेस्पॉन्डिंग बाइसाइक्लो ऑक्टाइल डायज़ोमीथेन है, किसके पास ब्रिज हेड है और अब यह सबस्ट्रेट है। फोटोलिसिस के द्वारा यह कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बीन बनाता है, ठीक है। अब एक बार कार्बीन बनने के बाद मैं अब प्रमुख उत्पाद के बारे में बात कर रही हूँ। फिर यह बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट कर सकता है और आप इसे इस तरह बना सकते हैं। तो एक बार जब यह माइग्रेट होता है तो वास्तव में रिंग का एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ यह 6 मेंबर रिंग है। इसलिए एक बार जब यह रीअरेंजमेंट होता है, हम इसे थोड़ा और स्पष्ट बनाते हैं। तो अगर यह रीअरेंजमेंट इस तरह से होता है तो यह 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में परिवर्तित हो जाती है। तो उत्पाद क्या होगा? यह उत्पाद होगा, ठीक है। तो अगर आप रिंग की संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यह 7 मेंबर रिंग बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ब्रिज हेड युक्त 6 मेंबर रिंग से प्रारंभ किया था और इस विशेष रीअरेंजमेंट के कारण हम 7 मेंबर रिंग तक पहुंचते हैं। अब कार्बीन जो बेसिक मीडियम अथवा हीटिंग कंडीशन इनमें से किसी के भी अंतर्गत उत्पन्न हुआ था, अगर उसके बगल में एक डबल बॉन्ड है तो क्या होगा?
यह हम इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यह कारबीन प्रिकर्सर है और यह बेसिक, मीडियम और हीटिंग कंडीशन में कारबीन को बनाता है। अगर हम इस एन-टॉसाइल हाइड्राज़ोन से प्रारंभ करते हैं और अब यदि हम इसे बेसिक कंडीशन और हीटिंग कंडीशन में ट्रीट करते हैं तो यह एक कारबीन बनाएगा जो वास्तव में ओलेफिन के बगल में है। अब एक बार जब हमारे पास यह ओलेफिन है तो अब यह रीअरेंजमेंट के लिए तैयार है और यह वास्तव में इस साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव को बनाता है। तो हमें यहाँ पर यह उत्पाद मिलता है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव है। इस प्रकार हमने एन-टॉसाइल हाइड्राज़ोन से प्रारंभ किया था और यदि हम इसे बेस के साथ ट्रीट करने के पश्चात हीट करते हैं तो यह कारबीन को बनाता है और एक बार जब यह कारबीन उत्पन्न हो जाता है तो यह रीअरेंजमेंट द्वारा साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव बनाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यदि हम विभिन्न प्रकार के साइक्लोप्रोपिलाइडीन उत्पन्न करेंगे तो यह कैसे रीअरेंजमेंट द्वारा एक अन्य श्रेणी के उत्पादों को बनाते हैं जिन्हें एल्कीन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप इस सबस्ट्रेट को लेते हैं जिसमें यह साइक्लोप्रोपीन रिंग है तो यदि इस नाइट्रोसोयूरिया इसी प्रकार का डेरिवेटिव हम लेते हैं और किसी बेस के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो यह कारबीन बनाएगा। हमने कारबीन को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को देखा है और एन-नाइट्रोसोयूरिया कारबीन कैसे बनाएगा या बना सकता है यह भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से यह कारबीन के बहुत अच्छे प्रिकर्सर हैं। तो यहाँ भी हमने इसी प्रकार के सबस्ट्रेट को लिया है। इन एन-नाइट्रोसोयूरिया सबस्ट्रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कारबीन बनाने के लिए बेस के साथ ट्रीट करते हैं जैसा कि उदाहरण के लिए यहाँ हमने इस कारबीन को बनाया है। अब ये कारबीन कॉरस्पॉन्डिंग रीअरेंजमेंट के लिए तैयार है तो फिर से हम ऐसा कर सकते हैं और यह इस तरह से यहाँ आ सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह साइक्लोप्रोपीन रिंग अब खुलेगी और कॉरस्पॉन्डिंग एलीन मोइटी को बनाएगी। आप सब जानते हैं कि एलीन क्या है। एलीन के मामले में यह दो समूह और यह दो समूह यह दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब यह एक प्लेन में
नहीं होंगे, इसलिए इनको इस तरह से लिखा गया है। इस प्रकार से यह विशेष प्रकार के यौगिक हैं और इन्हें एलीन कहा जाता है। इस तरह के एलीन बनाने के एक अन्य उदाहरण में, जहां हमने इस N-टॉसाइल हाइड्राज़ोन को कार्बीन के प्रिकर्सर के रूप में नहीं लिया है, बल्कि हमने इन डाइक्लोरो सबस्ट्रेट को लिया है। ठीक है, हमने डाइक्लोरो युक्त इस साइक्लोप्रोपेन को लिया है। अब अगर हम इसे N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो फिर जैसा कि हमने अपने पिछले अनुभव के आधार पर जानते हैं, यह कार्बीन को बनाएगा। ठीक है, अब यह रीअरेंजमेंट के लिए तैयार है और एक बार जब यह रीअरेंज हो जाएगा तो यह डिजायर एलीन उत्पाद देगा और यहाँ पर यह एलीन बनेगा। ठीक है, तो हमने इस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव को लिया है जो इस कार्बीन को बनाता है, जो साइक्लोप्रोपेनाइलिडीन है, और यह रीअरेंजमेंट द्वारा इस एलीन सबस्ट्रेट को बनाता है। प्रश्न यह है कि अगर हम अब एक और समान प्रकार का यौगिक लेते हैं, जहां हम 3 मेंबर साइक्लोप्रोपीन रिंग नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमने 4 मेंबर रिंग ली है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। तो हम इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड को लिया है, जहां इस 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग को साइक्लोब्यूटानोन के साथ फ्यूज किया गया है और उनके पास सिस रिंग जंक्शन है। यह सबस्ट्रेट है। हम जानते हैं कि यदि हम इस सबस्ट्रेट को डायज़ोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा। इन 2 क्लोरो समूह के कारण यह इसके साथ अच्छी तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। इनके पास यह -I प्रभाव है, जो इन कार्बोनिल समूह को अधिक इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है और इस प्रकार से यह कार्बोनिल केंद्र अधिक डेल्टा पॉजिटिव बन जाते हैं। इस कारण यह जगह अधिक इलेक्ट्रोफिलिक बन जाती है। अब डायज़ोमीथेन वहां पर प्रतिक्रिया कर सकता है और इस मध्यवर्ती को बनाता है। अब एक बार जब यह वहां है, तो यह नाइट्रोजन एलिमिनेशन के लिए इस पर अच्छी तरह से माइग्रेट कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 4 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड किया जा सकता है। एक बार यह बॉन्ड इस विशेष कार्बन में माइग्रेट होता है, यह वह कार्बन है जो यहाँ है और यहाँ पर यह यहाँ है।
तो फिर कार्बोनिल समूह, क्योंकि यह बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ यह इस विशेष कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना रहा है और डाइक्लोरो के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग 6,5 फ्यूज्ड रिंग बना रहा है। अब यह डाइक्लोरो जिंक की उपस्थिति में सैचुरेटेड रिंग बन जाती है। यहाँ अपचयन होता है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6,5 फ्यूज्ड कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार की रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। धन्यवाद।